हेलो फ्रेंड, मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका वेलकम है फ्रेंड। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि मिल्टन की 2 पार्ट्स अपलोड हो चुकी हैं इस वीडियो के पहले, और उसके पहले विलियम शेक्सपियर की ढेर सारी वीडियो 6 to 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज़ के फॉर्म में अपलोड हुए हैं। उसके साथ एग्ज़ाम पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। हर एक क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में थे, उन सभी क्वेश्चंस के बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए स्पेशली। तो ये जो 4 राइटर्स प्रेस्क्राइब किए गए हैं हमारे एग्जामिनेशन इंग्लिश लिटरेचर में टीजीटी के लिए, विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन, उसके बाद 2 और राइटर हैं जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गॉल्सवर्दी। इन सभी लोगों पर भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है जॉन मिल्टन पर। 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसमें 48 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। उन क्वेश्चंस के साथ एग्ज़ाम पॉइंट्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो I'm रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि मिल्टन शेक्सपियर की एमसीक्यूज़ के फॉर्म की वीडियोस अपलोड हैं। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर सच में ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि अब की बार जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें हमें मिशन यूपी टीजीटी, वो भी इंग्लिश लिटरेचर वाले पार्ट को, और कंचन गहलोत जो आपने कहा कि सर ग्रामर के भी पार्ट को कवर करते चलते हैं, तो बिल्कुल ग्रामर के भी पार्ट को कवर करेंगे। लेकिन अभी तक हमने विलियम शेक्सपियर को कवर किया, उसके बाद जॉन मिल्टन को कवर कर रहे हैं, मिल्टन के बाद वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी को बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। इन सभी लोगों की बैक टू बैक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो, कभी कभी मैं 1-2 दिन बिज़ी हो जाता हूँ इस वजह से, नहीं तो मैं जल्द से जल्द 10 से 15 दिन में इन सभी राइटर्स पर, ऑथर्स पर वीडियो अपलोड करने के तुरंत बाद ग्रामर सीरीज चलाऊंगा। और इसके बाद हम फिर से जम्बल्ड वे में जो प्रैक्टिस सीरीज़ होगी उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी से ही इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि अब की बार जो हम लोगों का एक साथ मिशन पीजीटी चल रहा है उसमें हम बिल्कुल सबको सक्सेसफुल करा सकें, ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन, बस शुरू करने से पहले आपसे यही बार बार बताता हूँ कि उन सभी जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप क्वेश्चन का लेवल समझिए। ये मत देखिए कि उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है कितना फेयर है, या कंप्यूटर के स्लाइड्स के अनुसार टाइप करके अच्छे क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। प्रेजेंटेशन का मतलब मैंने उसी तरह से बुक से पीडीएफ बना के और पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए माइंड मत करिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज, क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए फ्रेंड, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। और क्वेश्चन नंबर 49 में कौन सा क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगनिस्ट। सैमसन एगनिस्ट जो है वो किस प्रकार का वर्क है, इसको आप देख लीजिए किस सन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 13 में पूछा गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर इसको पूछते भी हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगनिस्ट। सैमसन एगनिस्ट जो है वो किस प्रकार का वर्क है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वर्स प्ले है, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ना तो इपिक है, ना शॉर्ट स्टोरी है, ना लिरिकल ड्रामा है, क्या है, वर्स प्ले है। सैमसन एगनिस्ट बाय जॉन मिल्टन इज अ वर्स प्ले। सैमसन एगनिस्ट जो है जॉन मिल्टन का एक वर्स प्ले है। इट अपीयर्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन्ड इन 1671। ये आता है पब्लिकेशन, इट अपीयर्ड with the publication of Milton's Paradise Regained in 1671। 1671 के समय जब पैराडाइज रिगेन पब्लिश हुआ था, उसी समय सैमसन एगेनिस्ट भी आता है। एज द टाइटल पेज ऑफ दैट वॉल्यूम स्टेट्स पैराडाइज रिगेन्ड, ये उसका टाइटल पेज था, ठीक, पैराडाइज रिगेन का। और आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि ए पोएम इन 4th बुक। ये जो ऊपर मैंने बात की कि सैमसन एगनिस्ट जो है वो एक पोएम है जो कि 4th बुक में है, टू विच एडेड सैमसन एगनिस्ट, मतलब 4th बुक में ये ऐड किया गया है। तो इस क्वेश्चन से हम अपने लिए आगे आने वाले एग्जाम्स में क्या नोट कर सकते हैं, पहला ये कि सैमसन एगनिस्ट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। कैसा वर्क है, वर्स प्ले है, ठीक। पैराडाइज रीगेन्ड जो है पब्लिश्ड हुआ था 1671 में, ठीक।
और ये जो सैमसन अगेनिस्ट है वो 4th बुक ऑफ पैराडाइज रीगेंड के में दिया गया है, जिसमें टाइटल पेज पे सैमसन अगेनिस्ट आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाएं अगर, तो हम 50 में ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 में ये है कि इन विच ईयर मिल्टन्स लेसिडस वाज रिटेन। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है। 2013 में इसको पूछा गया था, देख लीजिए। और बहुत इजी क्वेश्चन आपको मेरे समझ से है ये कि इन विच ईयर मिल्टन लेसिडस, मिल्टन का जो लेसिडस था वो कब लिखा गया था, तो 1637 ईस्वी में, मतलब 1637 में लिखा गया था। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, मिल्टन्स लेसिडस वॉज रिटेन इन 1637 एज अ पास्टोरल एलेगी. It was dedicated to Edward King, friend of Milton, who was drowned when his ship sank in the Irish Sea off the coast of Wales in August 1637. The poem is 193 lines in length and is irregularly rhymed. यहाँ से हम अपने आने वाले एग्ज़ाम में क्या चुरा सकते हैं, यानी क्या याद कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। पहला ये कि मिल्टन का जो लेसिडस है वो लिखा गया था 1637 ईस्वी में। ठीक, किसको डेडिकेट किया गया था, वो एडवर्ड किंग को किया गया था। एडवर्ड किंग कौन थे, इनके एक सखा थे, साथी थे, दोस्त थे, मित्र थे, हमदम थे, हम सफ़र थे, हमराह थे, जो भी थे। तो एडवर्ड किंग जो थे वो फ्रेंड ऑफ मिल्टन, वो मिल्टन के फ्रेंड थे, जो कि एक जहाज़ जो कि आयरिश सी में जा रही थी और डूब गई थी, कोस्ट ऑफ वेल्स, वेल्स का किनारा था, और उसमें डूब जाने की वजह से उनके फ्रेंड जो थे, सखा थे, किसके, मिल्टन के, क्या नाम था, एडवर्ड किंग नाम था। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि याद करना बहुत ज़रूरी है। तो 1637 ईस्वी में अगस्त के महीने में वेल्स की कोस्ट पर आयरिश सी में एक शिप डूबने लगती है, और उसमें मिल्टन के दोस्त एडवर्ड किंग जी की डेथ हो जाती है। और उसी याद में पास्टोरल एलजी लिखी जॉन मिल्टन ने 1637 ईस्वी में। तो 2-3 पॉइंट्स, पहला ये कि लेसिडस किसने लिखा, मिल्टन ने लिखा। किसको डेडिकेट किया, एडवर्ड किंग को डेडिकेट किया। एडवर्ड किंग को क्या हो गया था बेचारे, उन 1637 ईस्वी में अगस्त के महीने में वेल्स के कोस्ट में आयरिश सी थी, उसी में डूब के मर गए थे। बहुत दुख हुआ मिल्टन को, और मिल्टन ने उसी समय उन्होंने एक पास्टोरल एलजी लिख दी, जिसका नाम था लेसिडस, 1637 ईस्वी में। मुझे लगता है इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है वो ये कि इस पोएम में 193 लाइन्स हैं, 193 लाइन्स इन लेंथ, मतलब 193 लाइन की ये लेसिडस पास्टोरल एलगी है। और इसका जो राइम है वो इर्रेगुलरली राइम्ड है ना, रेगुलर राइम्ड कुछ नहीं है, इर्रेगुलरली राइम्ड है। क्वेश्चन नंबर 51 पर देखें तो 51 क्या है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। ये एक वर्क है, और पूछा गया है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन थे। 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन। जॉन मिल्टन ने क्या लिखा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। याद कर लीजिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखा है, मिल्टन ने लिखा है। कैसा वर्क है, एन अनफिनिश्ड प्रोज वर्क। और इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करिए कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इनका अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है बाय इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था, लेकिन ये अनफिनिश्ड थी। ठीक, और इसको पब्लिश कराया गया था 1670 ईस्वी में। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन कब पब्लिश कराई गई, 1670 ईस्वी में। किसने लिखा, जॉन मिल्टन ने लिखा। ठीक, कैसा वर्क है, एन अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है। एग्जाम में 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसका वर्क है, जॉन मिल्टन का वर्क है, जो कि 2013 में पूछा गया। ठीक, कैसा वर्क है, अनफिनिश्ड प्रोज वर्क है। ठीक, पब्लिश कब हुई थी, 1670 ईस्वी में हुई थी। इतने क्वेश्चन हम इससे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलें तो 52 में ये क्या है कि कंप्लीट दिस सेंटेंस, मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी करेक्ट है। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज ग्रैंड। ठीक फ्रेंड्स, टीजीटी 2011 और 13 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है
53 नंबर पे क्या है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन के कितने बुक्स हैं, तो 12, मतलब 1 दर्जन। पैराडाइज लॉस्ट में जो है 1 दर्जन बुक थे, 12 बुक्स थी। टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स, इट वाज पब्लिश्ड इन 1667 इन 10 बुक्स। 1667 ईस्वी में, यानी 1667 में जब इसे पब्लिश कराएगी तो इसमें केवल 10 किताबें थी, यानी 1 दर्जन से 2 कम। लेटर रिवाइज्ड इनटू 12 बुक्स, और बाद में इसमें 12 बुक करके पब्लिश कराई गई। क्वेश्चन नंबर 54 को देखें तो लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटेन बाई, लाइफ ऑफ मिल्टन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में ये भी पूछा गया था, सैमुअल जॉनसन। याद कर लो, लाइफ ऑफ मिल्टन, सैमुअल जॉनसन। ठीक, तो लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखा गया, सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 55 यानी कि 55, कंप्लीट दी सेंटेंस मिल्टन्स एरोपैजिटिका विद लिबर्टी ऑफ प्रेस। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलहाल 2013 में यहाँ भी पूछा गया था। आप देखेंगे इसमें क्या पूछा गया था, मिल्टन की एरोपैजिटिका जो है वो उसमें किस तरीके का मैटर है, वो लिबर्टी ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए है ना, लिखा गया वर्क था। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले फ्रेंड्स इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिल्टन्स एरोपैजिटिका स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग प्रेस। किसकी लिबर्टी के लिए, लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग प्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इज अ 1644 प्रोज पोलेमिकल ट्रैक्ट दैट अपोजेस लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप लिबर्टी ऑफ प्रेस। तो ये था एक्सप्लेनेशन, जिसमें एरोपैजिटिका लिखने के बाद ये एक स्पीच टाइप थी और वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट को उन्होंने लिखा था, जो कि 1644 ईस्वी में लिखी गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। कॉमर्स क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मॉस्क है। कॉमर्स इज मॉस्क। ठीक, मॉस्क क्या होता है, इसको हम अपनी लिटरेरी फॉर्म में पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। एक केवल और केवल लिटरेरी फॉर्म्स की वीडियो है, उसको आप जाकर देख सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर के प्लेलिस्ट में। कॉमर्स इज़ अ मास्क रिटेन बाय जॉन मिल्टन इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी, क्वेश्चन नंबर 57 है कि जॉन मिल्टन्स एल एलिगरो इनवोक्स विच ग्रेस विद हुम ही मीन्स टू लिव, मर्थ। इसका ऑप्शन है आरपीएससी पीजीटी 2016 में भी हाल ही में ये पूछा गया कि जॉन मिल्टन्स एल एलिगरो इनवोक्स विच ग्रेस विद होम ही मीन्स टू लिव, यह है मर्थ। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है कि एल एलिजरो इज़ अ पास्टोरल पोएम बाय जॉन मिल्टन पब्लिश्ड इन हिज 1645 पोएम्स। एल एलिजरो मीन्स द हैप्पी मैन। द पोएम इन्वोक्स mirth and other allegorical figures of joy and merriment and extols the active and cheerful life while depicting a day in the countryside according to this philosophy. Mirth as one of the grace is connected with poetry within Renaissance literature, and the poem in its form and contents is similar to dithyrambics to Bacchus और राइम टू वेनिस। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया था 2016 में। इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज मनोआ रिपोर्ट द एंड ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन मिल्टन सैम्सन अगेनिस्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट। Calm of mind, all passion spent. In the line calm of mind, all passion spent, Manoah report the end of the protagonist in Milton Samson Agonist. Samson Agonist is a tragic
क्लोजेट ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 59 को हम देखें तो इसमें क्या है कि इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट्स डज मिल्टन से ही हु डिस्ट्रॉय ए गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ, किल्स द इमेज गॉड एज इट वर इन द आई। एरोपाइजिटिका में ये कहा गया है क्या, इन विच ऑफ हिज ट्रैक्ट डज मिल्टन से, मिल्टन क्या कहते हैं कि ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक, वो जो अच्छे किताबों को डिस्ट्रॉय कर देता है, किल्स द रीज़न इटसेल्फ, किल्स द इमेज गॉड एज इट वर इन द आई। नेक्स्ट यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन में क्या है, इन दिस एरोपाइजिटिका मिल्टन सेड ही हु डिस्ट्रॉयज a good book kills the reason itself, kills the image of God as it were in the eye. Areopagitica is a 1644 prose polemic opposing licensing and freedom of press. फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60, हु इज थॉमस ग्रे रिफरिंग टू इन हिज लाइन्स, नॉर सेकेंड ही that rode sublime upon the seraph's wings of ecstasy from the progress of poesy, from the progress of poesy, PGT 2016 में पूछा गया। इसका करेक्ट ऑप्शन है मिल्टन। हु इज़ थॉमस ग्रे रेफरिंग टू इन हिज लाइन, यानी थॉमस ग्रे जो है वो किसको ये लाइन रेफर कर रहे हैं कि नार सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेरप्स विंग्स ऑफ एक्सटेजी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, ये मिल्टन के को रिफ़र कर रहे थे थॉमस ग्रे। इट वॉज जॉन मिल्टन टू whom थॉमस ग्रे रिफरिंग इन द लाइन्स, nor second he that rode sublime upon the seraph's wings of ecstasy from the progress of poesy. It is Thomas Gray's grand Pindaric ode, written between 1751 and 1754, is one of the few really सक्सेसफुल essays in this difficult form। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे और इस 61 को देखते हैं। 61 में क्या है, मिल्टन का लेसिडस जो है वो क्या है, एलेजी है। 2003-15 दोनों में पूछा गया था कि मिल्टन का लेसिडस क्या है, वो एलेजी है। लेसिडस इज़ ए poem by John Milton written in 1637 as a pastoral elegy. It first appeared in a 1638 collection of elegies entitled Justa Eduardo King Naufrago, dedicated to the memory of King Edward, friend of Milton's at Cambridge and drowned when his ship sank in the Irish Sea of coast of Wales in August 1637. The poem is 193 lines in strength and is irregularly rhymed. क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे कि who disappeared Milton's Lycidas for its inherent improbability। 2015 में यह है कि सैमुअल जॉनसन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्या है, हु डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लेसिडस फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसने मिल्टन के लेसिडस को डिसअप्रूव किया था, डिसअप्रूव्ड कर दिया था, वो थे सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन डिसअप्रूव्ड मिल्टन्स लेसिडस फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। Johnson said, where there is a leisure for fiction, there is a little grief. In this poem, there is no nature, for there is no truth, there is no art, for there is nothing new. Its form is that of a pastoral, easy, vulgar, and therefore disgusting. Whatever images it can supply are long ago exhausted, and its inherent improbability always forces dissatisfaction on the mind of him। तो ये किसने लिखा था, सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। इनहेरेंट इम्प्रॉबेबिलिटी मिल्टन के लेसिडस के लिए सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे और इसमें पूछा गया है कि इन मिल्टन देयर इज़ ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट।
In Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by William Hazlitt. In this lecture on Shakespeare and Milton, William Hazlitt said the above line, यानी कि ऊपर की जो लाइन है वो विलियम हैजलिट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे तो इसमें है कि whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with insolence and wine। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। द एंग्लिकन क्लर्जी, द कैवेलियर पोएट्स, द अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है द बेलियल इज द हिब्रू टर्म फॉर डेविल and Milton uses him to show vice in the Anglican clergy, the Cavalier courts and palaces, and the opponents of the Commonwealth. Hence option D is correct here. यहाँ पर आप देख सकते हैं Belial came last, then woman a spirit more lived not from heaven or more gross to love vice for itself to him no temple stood or altar smoked in temples and at altars when they praised twins atheist as did Eli's sons who filled with lust and violence the house of God. In courts and palaces he also reigns, and in luxurious cities where the noise of riot ascends above their loftiest tower, and injury and outrage. When night darkens the street, when wanders forth the sons of Belial, flown with insolence and wine। ये पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको आप देखिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट कब किया था? ये किया था 1665 में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के लेवल को और किस ईयर में पूछा गया है इसको देख के आपको लगा होगा कि क्वेश्चन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेहनत करके और ठीक से इसको याद कीजिए। When was Paradise Lost completed by Milton? Paradise Lost was completed by Milton in 1665 and was begun in 1658. Hence option D correct है। 1666 को क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि मिल्टन was appointed to the position of Latin secretary to Cromwell's government chiefly due to his work। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, on the tenure of kings and magistrates। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है? मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। कौन से वर्क के लिए इनको ये पोस्ट दी गई थी? लैटिन सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, ये वाली पोस्ट इनको मिला था इस वर्क के लिए। ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मिल्टन्स टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट वॉज लाइक ए coming of a strong not only to protect the child but to justify his blow for liberty. Kings no less than people are subject to eternal principle of law. Milton was called to become secretary for foreign tongues in the new government. Question number 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में है सैमसन अगेंस्ट सोज मिल्टन्स डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। सैमसन एगोनिस्ट जो है मिल्टन की डिज़ायर को इंग्लिश में कैसे शो करता है इसको आप देखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन बी, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज़। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इन सैमसन एगेनिस्ट मिल्टन टर्न्स टू ए मोर वाइटल एंड पर्सनल थीम एंड हिज जीनियस transfigures the story of Samson,
the mighty champion of Israel, now blind and scorned, working as a slave among the Philistines. The poet's aim was to present in English a pure tragedy with all the passions and restraint which marked the old Greek ड्रामाज। क्वेश्चन नंबर 68 को फ्रेंड्स देखते हैं, और 68 में क्या है कि एल एलिजरो एंड इल पेंसिरोसो मीन, जहाँ पर जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है कि एल एलिजरो एंड इल पेंसिरोसो आर ट्विन पोएम्स कंटेनिंग मेनी लाइन्स एंड शॉर्ट descriptive passages which linger in the mind like strains of music, and which are known and loved wherever English is spoken. El al igro, which means the joyous or happy man, is like an excursion into English field, but il pensiroso, a quiet thoughtfulness, takes the place of the pure joyous sensation of the morning. Next question, question number 69. John Milton's magnificent ode on the morning of Christ's nativity was written when the poet's age was 21st year. When the poet's age was 21st year, मतलब John Milton was at the age of 21st when he written on the morning of Christ's nativity. This question has been asked in the examination of TGT in 2001 and 2004. Coming to the next question, and this question is, De Doctrina Christina cast doubt on the orthodoxy of, which option is correct? There is 4 options: Paradise Lost, History of Britain, and Paradise Regained. Correct option is Paradise Regained. Paradise Regained is correct. Question number 71. In question number 71, on one of the following poets was nicknamed the Lady of Christ by his fellow undergraduates. Spot the correct name of the poet. TGT 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज निक नेम्ड। यहाँ पर एक जो पोएट था वो निक नेम किया गया था, उसका एक नाम रखा गया था, वो नाम था लेडी ऑफ क्रिस्ट बाई हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स। जो उसके फेलो थे, अंडर ग्रेजुएट्स थे, उनके द्वारा किसको लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता है? 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट करना है। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है TGT के, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए मिल्टन। जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता था, किसके द्वारा? उसके जो फेलो अंडर ग्रेजुएट्स थे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 72, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज़ अ सोनेट रिटेन बाई। यहाँ पर एक आप वर्क देख सकते हैं, यह है कि व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये जो सोनेट था उसको किसने लिखा था? मिल्टन ने, वर्ड्सवर्थ ने, शेक्सपियर ने, मार्लो ने। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है मिल्टन, जो कि TGT 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज़रा सा इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मिल्टन्स 8 sonnets ओरिजिनली untitled but subsequently more commonly as When Assault Was Intended to the City was written by the poet in 1642 as a form of a joke, a serious joke as it has been described. Moving on the next question, it is question number 73. On the morning of Christ's nativity is a what? 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी क्या है? सोनेट है, ऑड है, मास्क है, या पास्टोरल एलेजी है? करेक्ट ऑप्शन है ऑड। इसके बारे में देखते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट्स नेटिविटी इज़ एन ऑड। ये क्या है? ऑड है, रिटन बाय जॉन मिल्टन। कब लिखा गया था? 1629 में लिखा गया था, एंड पब्लिश्ड इन हिज पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन 1645 में। और 1645 में जॉन मिल्टन के पोएम्स के कलेक्शंस में इसको लिखा गया, पब्लिश कराया गया था। तो पोएम डिस्क्राइब क्रिस्ट्स इनकारनेशन एंड his overthrow of earthly and pagan writers. Now we have next question, question number 74, and this question is, which of the following is a work
ऑफ मिल्टन, इनमें से कौन सा, नोवम ऑर्गेनम, इडीमियन, प्रोथालामियन, कौन सा वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ मिल्टन, इसमें से कौन सा मिल्टन का वर्क है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना जो है वो मिल्टन का वर्क है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टिना इज़ अ लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट फाउंडेड इन 1823 एट्रीब्यूटेड टू जॉन मिल्टन हु डाइड 148 ईयर्स प्रायर, जो 148 साल पहले मर चुका था, उसके बारे में। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना एक लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट थी। सिंस मिल्टन वॉज ब्लाइंड बाई द टाइम ऑफ द वर्क क्रिएशन, दिस एट्रीब्यूशन एज्यूम्स दैट एन amanuensis aided the author. Moving on the next question, that is who calls Milton God gifted organ voice of England? मिल्टन को किसने कहा था कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, कौन थे? तो इसको किसने कहा था? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा था। ये क्वेश्चन 2009 के टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। टेनिसन का पूरा नाम था एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सेड अबाउट मिल्टन इन हिज पोएम मिल्टन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था मिल्टन, और उस पोएम में उन्होंने लिखा, दिस पोएम बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ पोएम्स इन विच टेनिसन एक्सपेरिमेंटेड इन द यूज ऑफ क्वांटिटी इन इंग्लिश मीटर। मिल्टन, टेनिसन नोटेड, इज इन द मीटर ऑफ द ग्रीक आर्काइक। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 76 ऑन दी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज़ ए प्रोज वर्क। मिल्टन का एक वर्क है जो कि प्रोज वर्क है। लेसिडस है, पैराडाइज रीगेन्ड है, पैराडाइज लॉस्ट है, या एरोपैजिटिका है। मिल्टन का कौन सा वर्क प्रोज वर्क है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एरोपैजिटिका। एरोपैजिटिका इज द स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड इन 1644, prose epidemical tract by the English poet, scholar and polemic author John Milton opposing licensing and censorship of press। तो ये प्रेस के फ्रीडम के लिए लिखा गया एक वर्क था जो कि प्रोज वर्क था, वो एरोपैजिटिका था। किसका? जॉन मिल्टन का। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं कि मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इज़ ए नोटेबल, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट is notable for its autobiographical passages। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन में, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज़ नोटेबल फॉर इट्स autobiographical passages। It is an epic poem in blank verse by the 17th century poet Milton 1608-1674। The poem is separated into 12 books। वो जो पोएम थी वो 12 बुक में सेपरेट की गई थी, जिसको अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट का हीरो किसको बनाया है मिल्टन ने? गॉड को बनाया, एडम को बनाया, नन ऑफ देम को बनाया, या फिर सैटर्न को बनाया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सैटर्न। सैटर्न इसका हीरो था। एडम इज़ द हीरो, सैटर्न इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ही वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल एंजल्स इन हेवन। ही इज़ अ डीपली एरोगेंट albeit powerful and charismatic। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं, और 79 में क्या है कि मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स। मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्यों बहुत ज़्यादा फेमस हुई है? वो ये है, इसलिए है कि ग्रैंड स्टाइल उसका है, अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए। Paradise Lost is an epic poem in blank verse by the 17th century English poet John Milton. The first version, published in 1667, consisted of 10 books with over 10,000 lines of verses. A second edition followed in 1674, arranged into 12 books with minor revisions throughout and a note on the versification. Milton was praised for his grand style in this poem. It is considered by critics to be Milton's major work, and it helped solidify his reputation as one of the greatest English poets of this time. Thank you so much for watching this video.